Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be starting the next topic for CBSE class 12 term 2 examination, and this topic is atoms and nuclei. This is useful for your physics subject. और ये टॉपिक टर्म 2 एग्जामिनेशन में आने वाला है आप लोगों के। तो आप लोगों को अब एग्ज़ामिनेशन की डेट भी आ गई है, 27 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो आप इन वीडियोस को देखते रहिए। जो भी मैंने पहले भी जो वीडियोस डाले हैं उन वीडियोस को देख लीजिए, जो आपको सर्टेनली आपको ये हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए। कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि और भी जो नेक्स्ट वीडियोस मैं फ्यूचर में डालूंगा वो आपको पता चल जाए और आप उसको देख के अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना पाओ। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज़ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। अब इस एटम से पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, एटम्स एंड न्यूक्लियाई के लिए जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है कि व्हाट आर एक्चुअली एटम्स। एटम्स और न्यूक्लियाई हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, व्हाट आर एटम्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियाई। वाटर एटम्स एंड वाटर न्यूक्लियाई। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा एक इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि व्हाट इज़ एटम एंड व्हाट इज़ न्यूक्लियाई। यूजुअली क्या होता है कि आपका एक एटम होता है, अभी तक आपने जो भी 10th क्लास तक जो भी चीज़ें पढ़ी होंगी या फिर हल्का फुल्का जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी, बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है एटम्स के बारे में, जो बेसिंग ऑन जो प्रीवियस क्लासेस में उन्होंने पढ़ा है। एक्चुअली में जो एटम्स होता है, बेसिकली हमें इसकी बारे में क्या पता है कि एटम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हमारा एटम से मिलके हमारा पूरा मास बना हुआ होता है। जो भी चीज़ आप देखते हो अपने आसपास, जैसे सपोज़ लैपटॉप है या फिर आपके पास कोई पेन है या फिर पेंसिल है या फिर एनीथिंग, टैबलेट, फ़ोन, जो भी है आपके सामने, नोटबुक है आपकी, वो एक्चुअली में एक मास है जो आपको दिख रही है, विच इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एटम्स। एक्चुअली जो एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड करके एक पूरा कंपाउंड बनाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता है। अब उस एटम, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो बेसिक जो सब एटम है जिससे पूरा जो मास मिलके बना हुआ है, वो एटम की कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं, वो एटम्स के अंदर होता क्या क्या है। एक्चुअली में अभी तक हम जो आप लोगों को जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होगी वो क्या पता होनी चाहिए कि एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस यूजुअली पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। अब एटम कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। दिस इज़ योर न्यूक्लियस। और इसके बाहर ये है न्यूक्लियस जिसमें पॉजिटिव चार्ज रिसाइड करता है, और इसके बाहर इसके बाहर शेल्स होती हैं न्यूक्लियस के बाहर। जो ये शेल्स होती हैं इनमें आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से एक सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो आप एक अगर आप डीपली सोचो तो आपको ये सोच के भी बहुत अजीब लगेगा कि जो हमारे सिस्टम का जो सबसे बिगेस्ट जो पोर्शन है, जो लार्ज स्केल पे, जो कि प्लैनेट्स सन और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में, और जो हमारा जो स्मॉलेस्ट जो पार्ट है वो एटम है, वो एटम और जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। दोनों का लगभग स्ट्रक्चर सेम ही है। कितना फैसिनेटिंग है ये। अगर आप इसको डीप में सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा ये लेकिन एक्चुअली एटम का स्ट्रक्चर ये होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें और भी डीप चीज़ें होती हैं कि अगर आपने केमिस्ट्री में अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शेल्स में रिवॉल्व करते हैं। दिस इज़ फर्स्ट शेल, n=1, n=2। डीप में जाना चाहूँ तो मैं बहुत डीप में जा सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दी जाएगी। दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन विच यू मस्ट बी नोइंग टिल नाउ। अब इसमें क्या होता है कि और भी जैसे सपोज़ यहाँ पर Z होता है, आप Z के बारे में जानते हो कि दिस इज़ एक्चुअली में एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एनी एलिमेंट। अब इसमें क्या होता है कि
किसी भी हम पहले किसी भी एटम को जो रिप्रेजेंट करते हैं, एटम एलिमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ZAM से रिप्रेजेंटेशन होती है, एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन जो पीरियोडिक टेबल में रहते हैं। उसमें Z क्या होता है? Z इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर एंड M इज कॉल्ड एज द मास नंबर। अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर बेसिकली आप कहाँ देखोगे? जो पीरियोडिक टेबल होती है, उस पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक नंबर जो एटम एलिमेंट्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको लगाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, सबसे पहले रखा जाएगा उसको। हीलियम 2 है तो उसको सेकंड नंबर पे रखा जाता है। फिर सेकंड रो में फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर जो उसको आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो एक्चुअली उस एलिमेंट का। तो एटॉमिक नंबर एक्चुअली डिफाइन क्यों, इसका मीनिंग क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that an element possess. ओके, अब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब प्रोटॉन्स के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? प्रोटॉन्स आर 1h1। प्रोटॉन्स इस तरह 1h1 से लिखते हैं, इसको एक प्रोटॉन से डिफाइन किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है -1e0, ये एक इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इसका चार्ज -1 होता है और मास 0 होती है। यह आप बाद में देख लोगे। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एटॉमिक नंबर अगर सपोज मैंने आपको बोला है तो कि 2 है, 2 एटॉमिक नंबर है जो कि हीलियम का है, इसका मतलब क्या है कि उसके पास 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 2 प्रोटॉन कहाँ पर लाई करेंगे? ये इस न्यूक्लियस के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। 3 तरह की क्वांटिटी होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और आउटसाइड द न्यूक्लियस जो कि शेल्स होती हैं, आपके लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सभी प्रोटॉन्स जो होते हैं उसके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो अब सभी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। या फिर ये न्यूट्रल होते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे सपोज मैंने बोला कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर Z है, तो Z एटॉमिक नंबर का मीनिंग क्या है? उसके न्यूक्लियस के अंदर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। जैसे सपोज मैंने आपको बोला इफ़ Z इज इक्वल टू 2 या 3, ये है लिथियम के लिए, Z इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या है? इसके पास 3 प्रोटॉन्स हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी जो 3 प्रोटॉन होंगे ये न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रहे होंगे, 3 प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर से पता चलता है उसको। तो किसी का भी जो चार्ज, न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा, यहाँ पर 3 प्रोटॉन लाई कर रहे हैं, प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस E प्लस 1। तो इसका जो चार्ज होगा न्यूक्लियस का, वो चार्ज होगा, टोटल चार्ज होगा आपका 3 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, यानी कि प्लस E। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस E होता है। ठीक है,
तो ये हो गया, ये होता है थ्री, ये वाली चीज़ चार्ज ये हो गया। तो इस चार्ज से ये इलेक्ट्रॉन को, बाहर के इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करेगा, जो कि आप लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सीख सकते हैं, है ना, समझ में आ गया होगा आपको। लॉ ऑफ अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा हुआ है अपने टर्म 1 में तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, है ना। अब ये चीज़ जितनी भी मैंने आपको बताई है, अच्छा इसमें मास नंबर और बता देता हूँ, व्हाट इज़ योर मास नंबर। मास नंबर क्या, मास नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को अगर आप सम करोगे तो उसका मास होगा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर हम सिर्फ चार्ज देखें न्यूक्लियस का तो वो होगा उसका एटॉमिक नंबर इनटू प्रोटॉन का चार्ज, और अगर मास देखें न्यूक्लियस का तो मास होगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि मास ऑफ द न्यूक्लियस। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ZAM से। ओके, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आता है कि ये एक्चुअली में ये चीज़ हमें पता कैसे चली। इस चीज़ को पता करने के लिए जो ये एक्चुअली में एटम एलिमेंट का जो का आइडेंटिफिकेशन होता है बाय दिस ZAM, इसमें Z एटॉमिक नंबर होता है और M मास नंबर होता है। ये चीज़ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में ये सब चीज़ें तब पता चली जब स्टेप वाइज आपके पास जो अदर एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज किए गए। एटॉमिक मॉडल्स जो होते हैं वो एटॉमिक मॉडल्स क्या थे कि सबसे पहले साइंटिस्टों ने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चालू की कि एक्चुअली में एटम होता कैसा है। तो उन्होंने वेरियस एक्सपेरिमेंट्स किए। उनमें सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था आपका जे थॉमसन पुडिंग मॉडल, जिसमें जे थॉमसन ने जिसने बताया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिल्कुल एक वाटरमेलन की तरह होते हैं, इन द पॉजिटिव चार्ज वो प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो पहला एटॉमिक मॉडल था आपका जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब इस एक्चुअली एटॉमिक मॉडल ये इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये वाला ये आपके सिलेबस में नहीं है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। लेकिन अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो आपको स्टेप वाइज बताऊँगा। इस डायग्राम पर मत जाना, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का है, ये मैं आपको बाद में भी दिखाऊँगा। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो था वो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था जिसने एक प्रपोजेबल थ्योरी दिखी थी कि जिसके बेस पर उसने बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर रिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने बताया था कि ये आपका एक पुडिंग की तरह से होता है, केक की तरह से, जहाँ पर यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर स्प्रेड होते हैं बिल्कुल रेजिन की तरह, जो केक में ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज में रिसाइड करते हैं। ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज रहता है, पूरा सी ऑफ पॉजिटिव चार्ज में रिसाइड करते हैं आपके ये सभी इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए केक मॉडल इसको कहते हैं, क्योंकि केक मॉडल मतलब एक केक जिसमें रेजिन्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड हैं, ठीक है। पर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको डिटेल में आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। अब चलते हैं एक्चुअल एटॉमिक मॉडल, जिससे इनको एटम के बारे में इंफॉर्मेशन चालू हुई थी। एक्चुअली में जो आपके सिलेबस में जो सक्सेसफुल एटॉमिक मॉडल है जिसके बेस पे ये पता चला था कि एटम किस तरह का होता है, जो मैंने अभी जो डायग्राम बनाया था ये ऊपर वाला, ये एक्चुअली नील्स बोर एटॉमिक मॉडल से पता चला था। बोर एटॉमिक मॉडल जो कि सबसे बाद में आया था, बोर एटॉमिक मॉडल। तो वो है आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ना होगा। लेकिन इससे पहले एक और सक्सेसफुल मॉडल था जो था रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसके बेस पे सबको पता चल गया था कि हाउ द न्यूक्लियस रिसाइड्स एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये चीज़। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रदरफोर्ड एटॉमिक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिससे उन्होंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिसाइडिंग इनसाइड एन एटम, और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, सेंटर में होता है, कहाँ होता है, वो किस तरह से बताया था। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था बाय रदरफोर्ड, ये एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, इन्हीं की टीम में नील्स बोर भी काम कर रहे थे और दूसरे भी साइंटिस्ट थे। लेकिन इन्होंने
पहला सक्सेसफुल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया था, जिसमें उन्होंने क्या सेटअप क्या रखा था कि सबसे पहले यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल है। अब यहाँ पर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल होता है आपका 2 हीलियम 4। इसको हम अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 2, मास नंबर है 4। ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अभी जस्ट नाउ। अल्फ़ा पार्टिकल में क्या है, आपके पास एक, इस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स था। रेडियो एक्टिव सोर्स मतलब जो कि अल्फ़ा, बीटा या गामा पार्टिकल्स को एमिट करता है। रेडियो एक्टिविटी रेडिएशन 3 टाइप के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशंस। तो यहाँ पर ये लेड ब्लॉक है, जिससे कि डायरेक्शन देने के लिए, क्योंकि जिससे कि बाहर की तरफ लीक ना हो रेडिएशन। तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होते हैं और फिर उसके बाद ये नैरो स्लिट डायरेक्शन देने के लिए ये आपके गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक करते हैं। गोल्ड फॉइल इसलिए क्योंकि गोल्ड फॉइल में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर पाना बहुत आसान होता है। तो अल्फ़ा इसमें क्या होता है, और चारों तरफ एक जिंक ZNS स्क्रीन थी और यहाँ पर एक डिटेक्टर माइक्रोस्कोप था, ये डिटेक्ट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ रहे हैं, अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ पर आ रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या ऑब्ज़र्व किया, एक्चुअली में ये ऑब्ज़र्व किया कि जब अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे थे तो अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ पर आए और बीच में से रिवर्स होके चले गए, और कुछ इधर चले गए और कुछ इधर चले गए, और बाकी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो एज इट इज़ पास थ्रू हो गए। मैं इसको लार्ज स्केल पे दिखाता हूँ कि हुआ क्या था। तो इस तरह से था, ये मैंने आपको लार्ज स्केल में दिखा दिया है, इस चीज़ को बड़ा करके दिखा दिया है यहाँ पर लेफ़्ट में। तो यहाँ पर आपको क्या हुआ था कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो ऐसे आ रहे थे, ये थे अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब कुछ जो अल्फ़ा पार्टिकल सेंटर से गए वो ऐसे जा रहे थे और वो ऐसे ही रिवर्ट बैक हो गए, लेकिन बाकी जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हो गए अपने रास्ते से, और जो दूर वाले थे वो आगे जाके डिफ्लेक्ट हुए, और जो दूर वाले थे वो स्ट्रेट चले गए। ये थी इनकी ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन क्या बताती है, ये ऑब्जर्वेशन वो बताती है क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है ना, दिस इज़ योर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है गोल्ड का। तो यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ही पॉजिटिव चार्जेस रिपल करते हैं, तो जो पार्टिकल्स आए थे वो सेम टू सेम पार्टिकल्स रिवर्ट बैक हो गए उसी डायरेक्शन में, क्योंकि सेंटर टू सेंटर कोलिजन हो रहा था और रिपेलिंग की वजह से लौट के चले गए। और बाकी जो थोड़े से दूर से गए वो थोड़े से डाइवर्ट हो गए इस रिपेलिंग की वजह से, और जितना दूर जाते गए पार्टिकल्स उनका वो रिपेलिंग इफेक्ट उतना ही कम हो गया, तो फिर वो स्ट्रेट चलते गए। तो ये इस चीज़ ने क्या बताया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज तो होता ही है, ये पहले से ही पता था, लेकिन वो सेंटर पर रिसाइड करता है, एटम गोल्ड एटम के सेंटर में रिसाइड करता है। इसलिए सभी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सेंटर में न्यूक्लियस रिसाइड करता है, और जो दूसरे जो बाकी जो जो स्ट्रेट चले गए दूर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिसाइड करते हैं शेल्स में। तो ये जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसको एब्जॉर्ब करेंगे बाहर की तरफ, और ये जो डिफ्लेक्ट हो रही है रे, ये इसलिए डिफ्लेक्ट हो रही है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सपोज आपका यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन आपका सपोज यहाँ पर है, तो ये जो इन रेज़ को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो उस वजह से जो ये रे है, ये पॉजिटिव चार्ज जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इसलिए इनका डिफ्लेक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये था एक्चुअली में आपका अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसने ये बताया था कि न्यूक्लियस रिसाइड्स एट द सेंटर विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर लाइंग आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द ऑर्बिट्स। ओके, तो ये था रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट था ये पूरा कंप्लीट नहीं था, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे।
अच्छा, ड्रॉबैक्स और एजम्पशंस करने से पहले हम एक्चुअली इसकी कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं, कुछ डेफिनेशंस थी इससे रिलेटेड। वो है आपका एक तो इम्पैक्ट पैरामीटर, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये सब। तो इससे रिलेटेड दो चीज़ें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में। हालांकि ये चीज़ पूछी नहीं जाती है, बहुत कम, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। हो सकता है अगर वो पूछ लें एग्ज़ाम में, तो वैसे बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी। लेकिन इम्पैक्ट पैरामीटर्स क्या होता है? इम्पैक्ट पैरामीटर का मतलब होता है कि द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ये आपका अल्फा पार्टिकल है 2He4, ये है इसका वेलोसिटी वेक्टर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ये है आपका सेंट्रल लाइन। ठीक है, सेंट्रल लाइन ऑफ न्यूक्लियस। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जो पार्टिकल 2He4 का जो वेलोसिटी वेक्टर है, इसका जो डिस्टेंस होगा सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस से b, उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब कहाँ, कितनी नियरेस्ट वो इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है b = 1/4πε0 ZE² cot θ/2/12mv²। ओके, इसका डेरिवेशन नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज जब यहाँ से आपका 2He4 आपका अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है वो बिल्कुल नियरेस्ट तक कहाँ तक जाता है, और यहाँ से आने के बाद फिर ये रिवर्स हो जाएगा। तो नियरेस्ट कहाँ तक रीच कर सकता है उसको हम कहते हैं, न्यूक्लियस से डिस्टेंस को, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये एक्चुअली में आएगा कैसे? ये बहुत छोटा है, लेकिन आपको इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसको ये यहाँ पे क्या करोगे आप कि यहाँ पर इसकी एक्चुअली में जब यहाँ से आ रहा था तो इसकी एक वेलोसिटी थी, वो होती उसकी काइनेटिक एनर्जी। अब दिस काइनेटिक एनर्जी हैज़ चेंज्ड इन, यहाँ पर आने क्लोजेस्ट आने के बाद ये यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि बहुत दूर था। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाती है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और टोटली पोटेंशियल एनर्जी रह जाती है इस डिस्टेंस पर। तो जब आप पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के को इक्वेट करोगे तो ये तब आपके पास ये वाली चीज़ आएगी। ठीक है, क्योंकि ये है आप इसका न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ये है पॉजिटिव ZE, इसका है 2E। तो जब आप ये करोगे तो कर ही देता हूँ मैं, बहुत छोटा है डेरिवेशन। काइनेटिक एनर्जी एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टोटली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज ज़ीरो हो गई है, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है बहुत दूर पे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू ½ mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इस अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2E, तो 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R होता है 2E इंटू ZE अपॉन R0। तो ये क्या हो गया? 2ZE²/4πε0 R0 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया है, नीचे वाला प्रूव्ड हो गया। बहुत सिंपल है ये वाली चीज़, ये बहुत सिंपल था इसलिए मैंने प्रूव कर दिया आपको। लेकिन इसके लिए भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में याद नहीं है, तो डजेंट मैटर, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि डेरिवेशन आपसे पूछी नहीं जाएगी। बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बता दिया, क्योंकि ये डिराइवेबल है, कैलकुलेटेबल। लेकिन ये जो चीज़ है इम्पैक्ट पैरामीटर, ये एक्चुअली और भी चीज़ें इन्वॉल्व करता है जो कि आपके सिलेबस के बाहर है, इसलिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला याद कर लें, मोर देन इनफ है। अब इसके बाद मैं आपको इसको एजम्पशंस और इसके ड्रॉबैक बता देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली बोर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे, जहाँ से एक्चुअल स्टार्टिंग हुई थी, जो कि आपको पढ़ना है। एटॉमिक मॉडल की स्टार्टिंग हुई थी बोर एटॉमिक मॉडल, तो उसने सक्सेसफुली सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब चलते हैं इसके एजम्पशंस और ड्रॉप फेलियर्स देखते हैं। इसके एजम्पशंस,
तो ये थे इसके एजम्पशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल के जो एजम्पशंस थे, पहला, एटम है स्मॉल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। इसका मैं डायग्राम ही बना देता हूँ, आपको एक्चुअली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना देते हैं। दिस इज़ योर, ये है न्यूक्लियस। डायग्राम से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो यहाँ पर ये है आपका न्यूक्लियस, और ये है आपका एटम, और ये है आपका न्यूक्लियस। ठीक है। तो एटम है स्मॉल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस इज़ योर कोर, दिस इज़ न्यूक्लियस इन विच होल मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये इन्होंने बताया था, क्योंकि पूरा जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो यहीं पे होते हैं, और मास नंबर क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो पूरी मास न्यूक्लियस पे ही रिसाइड करती है। साइज़ ऑफ न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम, बहुत छोटा। और ये इतना छोटा होता है कि ये 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होता है, विच इज़ इक्वल टू 1 फर्मी। न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट बताया था। और टोटल उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितना अंदर न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है। सपोज इसके ऊपर प्लस Ze चार्ज है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, Ze इलेक्ट्रॉन्स, Ze माइनस, जो वेरियस शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे। टोटल चार्ज हमेशा एटम का न्यूट्रल होगा, अगर नहीं होता तो जो भी चीज़ आप छूते उस पर आपको करंट लगता, ऐसा होता नहीं है। फोर्थ, फॉर रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होता है तो इसको यहाँ रोटेट करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाती है। दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, जो कि आपको पता होगा। दिस फोर्स आप 1/4πε0 Ze जो इसका चार्ज है इनटू इलेक्ट्रॉन बाई इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये R/r² ये होती है ना। इस तरह से ये वाली फोर्स, इस फोर्स से ये रोटेट करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, विच इज़ इक्वल टू mv²/r। तो ये आप ये बोर्स एटॉमिक मॉडल में इसको इस लास्ट पॉइंट को डिटेल में यूज़ करोगे आप अपने डेरिवेशन निकालने के लिए। अब इसके फेलियर क्या क्या थे, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। ड्रॉबैक्स पहला क्या था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, could not explain stability of atom properly। अब ये भी मैं समझाऊंगा आपको कि क्यों ऐसा हो रहा है। दूसरा, unable to explain line spectrum। पहला पॉइंट देख लेते हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम प्रॉपरली। वाई, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि आपने ये देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, करेक्ट, न्यूक्लियस के चारों तरफ। दिस इज़ योर न्यूक्लियस, और इस चारों तरफ, इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये इसके ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, है ना, जो मैं अभी बता चुका हूँ। ये है Ze प्लस, तो Ze²/4πε0 r², r बीइंग द रेडियस, ये लगेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पर ये फोर्स जो है, ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, यानी कि इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आ रहा है। जैसे, क्योंकि हर एक फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। अब हमें पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होता है, विच इज़ mv²/r। ठीक है, पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो यानी कि दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेलरेटेड है तो ये धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज़ करेगा, क्योंकि फोर्स है तो वर्क भी होगा, इस पर फोर्स एक्ट कर रही है तो वर्क भी होगा, और वर्क होगा तो इसकी एनर्जी डिसिपेट होगी, है ना, काइनेटिक एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये क्या होगा कि ये धीरे 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 स्पाइरल होकर सेंटर की तरफ गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है, जब इनसे ये पूछा गया रदरफोर्ड से, तो ये बता नहीं पाए कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ये अगर उनके हिसाब से अगर ये एक्सेलेटेड है तो ये सेंटर की तरफ गिर जाएगा धीरे धीरे और सेंटर में मिल जाएगा न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम प्रॉपरली। तो पहला पॉइंट ये था इसका ड्रॉबैक। दूसरा, अनेबल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब भी आप
ये पहला पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट को फिर ड्रॉ करता हूँ मैं। दूसरे पॉइंट के लिए लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या होता है कि एक एटम की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये आप जानते हैं। अब इसमें क्या होगा, सॉरी, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने यहाँ पर एक और शेल बना दिया तो यहाँ पर क्या होता है कि जब एक एटम ऊपर से नीचे, सॉरी नॉट एटम, इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करता है, गिरा, ये n=1 शेल है, ये n=2 शेल है, तो जब गिरता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करता है, रेडिएशन विच इज़ इक्वल टू h/μ, ये आप आगे पढ़ोगे, एनर्जी रिलीज़ करता है। और जैसे ही, और दूसरा ही, जब इलेक्ट्रॉन, जब नीचे से कोई भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जंप करता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो जब इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम, जैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले वाले केस में जब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई, तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जब आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करोगे तो एक अलग अलग बैंड बनेगा कलर्स का, तो उसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब अलग अलग लाइन, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे अलग शेल्स में गिर रहा है, पहली शेल में गिर गया तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ये अलग अलग जंपिंग पे अलग अलग बनाता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये अलग अलग एनर्जीज शो करता है लाइन स्पेक्ट्रम। ये लाइन स्पेक्ट्रम शो होता है एक्चुअली में, लेकिन रदरफोर्ड के हिसाब से ये लाइन स्पेक्ट्रम पता नहीं कैसे होगा। तो उन्होंने ये, रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है इसके केस में, एटम के केस में, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है या राइज करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। तो ये दो चीज़ें इनके ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये था आपका पूरा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाऊँगा, और उसके साथ साथ जो आपके जो इम्पोर्टेंट जो डेरिवेशंस हैं वो सब चीज़ें देखी जाएंगी, जो काइनेटिक एनर्जी और इन सब की हैं। बोर एटॉमिक मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर साल, लगभग हर या 2 साल के में एक बार। तो ये मॉडल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और नेक्स्ट वाला वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको और भी जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको पहले पता चल जाएँ, और आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन की डेट 27 अप्रैल है। तो आप लोगों को प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर देनी चाहिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करते रहना चाहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे दोनों नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपको डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या फिर नॉन एग्ज़ाम से भी रिलेटेड हो। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।